Hello and welcome to my YouTube channel Physics by Munish Sharma. My name is Munish Sharma. I am lecturer in physics, Department of Higher Education, Government of HP. In our today's lecture, we will study viscosity, coefficient of viscosity और लास्ट में हमारा टॉपिक रहेगा स्टोक्स लॉ और उसका डेरिवेशन। तो आइए शुरू करते हैं विस्कोसिटी से। Now we will start with today's first topic, that is viscosity. So first of all, we will study what is viscosity. So viscosity को definition समझने से पहले जो कि हमने अभी लिख भी रखा है, हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट में आपको करने के लिए बोलूंगा। तो आफ्टर दिस क्लास यू मे अटेम्प्ट दिस एक्सपेरिमेंट। आप एक सरफेस के ऊपर उसको एक स्लैंटिंग सरफेस बना दीजिए। आप उसको स्लैंटिंग सरफेस रखिए और यहां पे सपोज आपने दो लिक्विड इसके ऊपर आपने डाले। यहां पे सपोज आप ऑयल डाल दीजिए। ऑयल कुड बी एनी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं आप। और यहां पे आप दूसरी तरफ ड्रॉप करिएगा सिंपल वाटर। तो आप देखेंगे कि ऑयल के मुकाबले वाटर विल ट्रेवल फास्टर। तो ये आप किसी भी ऐसे अलग, यू मे आल्सो टेक हनी, है ना, बट यू हैव टू टेक इट इन स्मॉल क्वांटिटी, इट शुड नॉट बी वेस्टेड। तो आप ऐसा फील करेंगे द डिफरेंट लिक्विड मूव्स विद द डिफरेंट स्पीड ऑन द सेम सरफेस। तो व्हाई इट इज सो, ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? तो जो लिक्विड स्लो चल रहा है उसको बोलेंगे इसमें ज्यादा विस्कस है या इसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। तो विस्कोसिटी बच्चों एक किस्म का फ्रिक्शन है जो कि फ्लूइड के बीच में लगता है। सॉलिड बॉडी के बीच में जो लगता है उसको क्या बोलते हैं? ड्रैगिंग फोर्स को बोलते हैं। ऐसी रोकने वाली फोर्स को, अपोजिंग फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शन। और जब फ्लूइड का मोशन हो रहा है, सॉलिड पे फ्लूइड का या फ्लूइड और फ्लूइड के बीच में लेयर्स में मोशन हो रहा है, तो वहां पे भी एक ड्रैगिंग फोर्स लगता है जो कि मोशन को रोकने की कोशिश करता है। दैट ड्रैगिंग फोर्स इज नोन एज विस्कोसिटी। उसे विस्कोसिटी कहते हैं। तो जैसे वहां पे भी होता है ना कि इफ इट ट्राइज टू अपोज और अपोजेस द मोशन, यहां पे भी वही कंसेप्ट है। तो आइए अब इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो व्हाट इज विस्कोसिटी? द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड by virtue of which a backward dragging force act tangentially on the layers of fluid in motion and try to stop the motion is called viscosity। तो यहां पे भी बेटा ये प्रॉपर्टी है, किसका प्रॉपर्टी है? ये फ्लूइड। एज वी नो व्हाट इज फ्लूइड? गैसेस एंड लिक्विड कंबाइंड फॉर्म आर कॉल्ड फ्लूइड। एक सिंपल भाषा में बोले तो लिक्विड और जो भी चीज फ्लो करती है उसको फ्लूइड कहते हैं। तो उसमें आ गया लिक्विड हमारा और गैसेस। तो ये जो है ये दे मूव इन द डिफरेंट लेयर्स। तो कभी भी अगर लिक्विड किसी सरफेस के ऊपर फ्लो हो रहा है तो इट विल फ्लो इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। सपोज ये सॉलिड सरफेस है और इसके ऊपर कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो यहां पे ये लिक्विड जो फ्लो होगा इट विल बी इन फॉर्म ऑफ डिफरेंट लेयर्स। ये आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। तो यहां पे बेटा जो इसका हिस्सा लिक्विड का, फ्लूइड का सॉलिड सरफेस के साथ टच हो रहा है उसका वेलोसिटी होगा 0। उसके ऊपर जो लेयर है उसका थोड़ा सा ज्यादा होगा। ऐसे ही जैसे ही हमारी डिस्टेंस बढ़ता जाएगा सॉलिड सरफेस से, ये जो वेलोसिटी है ये बढ़ता जाएगा और जो टॉप मोस्ट लेयर है, सरफेस लेयर है, उसका वेलोसिटी होगा मैक्सिमम। अब यहां पे सॉलिड स्फीयर के सरफेस के साथ जो लेयर टच में आ रही है उसमें मोशन है ही नहीं, ऑलमोस्ट उसका वेलोसिटी 0 है। और जैसे इसका लेयर, अगली लेयर को ये बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ये लेयर अगली लेयर पे बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, और वो फोर्स धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और ये जो सरफेस लेयर है इसके ऊपर ये जो फोर्स लग रहा है बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स, ये मिनिमम है।
और ये जो बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स है बेटा, इसको किस नाम से जाना जाता है? विस्कोसिटी से। तो आइए अब डिटेल में इसको पढ़ते हैं, विस्कोसिटी को आगे, कि हाउ वी विल कैलकुलेट, वी कैन कैलकुलेट इट, व्हाट इज इट्स यूनिट। तो ये हमारा अब आगे अगला टॉपिक रहेगा। जैसे कि अभी अभी हमने पढ़ा कि एक बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स लगता है फ्लूइड फ्लो के दौरान, जो कि मोशन को स्टॉप करने की कोशिश करता है या स्टॉप करता है इसको, तो इसको बोलते हैं विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी इज कैलकुलेटेड इन टर्म ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हियर, जैसा अभी हमने अभी स्टडी भी किया था कि जब लिक्विड की डिफरेंट लेयर्स होती हैं, तो आफ्टर सर्टेन द डिस्टेंस बिटवीन द सॉलिड सरफेस एंड दैट द फ्लूइड इंक्रीजेस, देन देयर वेलोसिटी कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो यहां पे भी हम दो लेयर कंसीडर करते हैं। वन लेयर इज P, suppose this is P layer, let it is moving with the velocity V, and here it is solid surface. This is solid surface. Now there is another layer. Suppose this layer is P and there is another layer which is Q. So this is Q layer and it is moving with some extra velocity, that is v plus dv. जैसा कि अभी हमने स्टडी किया था कि when distance keep on increasing from solid surface, suppose this distance is x and the q is at distance more than x, that is x plus dx, which we have written it in the question. So here we are considering two parallel layer P and Q, which are at distances x and dx, x and x plus dx from solid surface, and they are moving with velocities v and v plus dv respectively. Now the viscous drag between these two layers depend upon, now according to Newton, the viscous force F, अब ये जो डिफरेंट लेयर्स है ना P और Q लेयर्स, इनके बीच में एक विस्कस फोर्स लगेगा और उस फोर्स को हम F बोल देते हैं। तो ये विस्कस फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन इट डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। द फैक्टर नंबर 1, so this F is directly proportional to the area of layer in contact. तो यहां पे A is area of layer, it is area of layers in contact, जो आपस में कांटेक्ट में आ रही हैं लेयर्स। सेकंड फैक्टर, दिस F is directly proportional to the velocity gradient। तो velocity gradient को बताने से पहले, तो anything which changes with distance is called gradient। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी जिस डिस्टेंस के साथ अगर चेंज होता है उसको ग्रेडियंट बोलते हैं। इस डिटेल में आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। अब ये ग्रेडियंट जो है यहां पे वेलोसिटी का है, तो इसको बोलेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो जैसे वेलोसिटी इज चेंजिंग विद डिस्टेंस x, तो इसको dv अपॉन dx, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी लिखती है ना, तो dv अपॉन dx इसको क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द velocity gradient. Now combining these two factors, तो हम इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करते हैं। Combining these two factors, so F is directly proportional to A into dV upon dx. Let me correct it.
Now we will convert it into equation. So to convert a proportionality into equation, we have to introduce a constant. तो यहां पे भी हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा. That constant is minus of eta. This term is called eta, a into dv upon dx. तो यहां पे नेगेटिव साइन का जो मतलब एक इक्वेशन बन गया, दिस इज विस्कस ड्रैगिंग फोर्स, और ये जो हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आया, इट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. तो व्हाट इज ईटा? इट इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. और नेगेटिव साइन जो है यहां पे सिर्फ इतना बता रहा है कि दिस F is opposite to the direction of motion. तो नेगेटिव साइन का यही मतलब है. तो if now ये जो A है ये यूनिट है एरिया. Velocity gradient is also dv upon dx is equal to 1. If this is equal to 1, then F is equal to minus eta. और magnitude only लेना. If magnitude only, then we can write that F is equal to eta. तो ये है बेटा विस्कस ड्रैग के बराबर होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अगर यूनिट एरिया हो या वेलोसिटी ग्रेडियंट भी यूनिट हो. तो अब हम इसके यूनिट को स्टडी कर लेते हैं कि व्हाट आर यूनिट ऑफ दिस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. सबसे पहले सीजीएस सिस्टम, देन इन एसआई सिस्टम. अब हम बात करेंगे स्टोक्स लॉ के बारे में. तो बच्चों स्टोक्स लॉ को समझने के लिए एक अज्यूम करें हमारे पास बहुत बड़ा टैंक है, वाटर टैंक या फ्लूइड का टैंक. उसमें हमने एक स्फेरिकल बॉल डाल दिया बीच में. अब जब स्फेरिकल बॉल उसके नीचे गिरेगा तो ग्रेविटेशन फोर्स उसको कहां ले जाएगा? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में. और जो लेयर्स ऑफ जो फ्लूइड होगा, जो सपोज इट्स लिक्विड, तो लेयर ऑफ लिक्विड जो होगा वो इस पे विस्कोसिटी अप्लाई करेगा. तो इसके ऊपर एक ड्रैगिंग फोर्स भी लगेगा जो कि इसको नीचे जाने से रोकेगा. बट क्योंकि इसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा, सपोज ये मेटल बॉल है, तो ये कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ जाता जाएगा. और एक स्टेज ऐसा आएगा, गिरते गिरते एक स्टेज ऐसा आएगा व्हेन ड्रैगिंग फोर्स विल बिकम इक्वल टू इट्स वेट. उस केस में इसके ऊपर लगने वाला, इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लगने वाली एक्सेलरेशन है वो जीरो हो जाएगा. मतलब ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ गिरेगा. अब इसकी वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट. तो ये जो वेलोसिटी ऐसे किसी स्फीयर की हो जाएगी, इसको हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी. और इसके ऊपर लगने वाली जो विस्कस ड्रैग है, उस दौरान जो इसके ऊपर जो विस्कस फोर्स लग रही है, विस्कोसिटी की फोर्स लग रही है, जिसको हम विस्कस ड्रैग बोल रहे हैं. तो स्टोक्स लॉ ने ये बताया जाता है कि ये किसके बराबर होता है. तो आइए अब स्टोक्स लॉ को स्टडी करते हैं कि इसको लिखना कैसे है. सो स्टोक्स लॉ. तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, when spherical body falls through a fluid, a backward dragging force is set up. After some time, this viscous force become equal to weight of body and body moves with a constant velocity called terminal velocity. Now, according to Stokes law, this viscous drag at terminal velocity is given by, तो ये बच्चे फार्मूला स्टोक्स लॉ में दिया गया है कि ये विस्कस ड्रैग का फार्मूला क्या होगा. तो अगर ये विस्कस ड्रैग हम एफ से डिनोट कर रहे हैं तो दिस एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी. तो बेटा यहां पे आर जो है रेडियस है स्फेरिकल बॉडी का, वी उसका टर्मिनल वेलोसिटी है, और ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है. अब इस लॉ को प्रूव करना हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट इसका डेरिवेशन हम यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस हम इसको डराइव करेंगे. तो डायमेंशनल एनालिसिस जो कि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था,
हम उसको उसकी मदद से इसको डराइव करेंगे। तो नाउ वी विल स्टडी द डेरिवेशन ऑफ स्टोक्स लॉ। नाउ वी विल टॉक अबाउट द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो पहले बात करते हैं इन सीजीएस सिस्टम द इट्स यूनिट इज पॉइस। सो लेट्स डिस्कस इट्स डेफिनेशन। तो कोफिशिएंट विस्कोसिटी को ना वन पॉइस कब कहेंगे? तो जब फोर्स होगी वन डायन एंड ग्रेडियंट की हम यूनिट बताने से पहले यहाँ पे छोटा सा कैलकुलेशन बता देता हूँ, क्योंकि इट इज यूनिट क्या बनेगा, वेलोसिटी का यूनिट होगा 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड और डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर। दिस सेंटीमीटर विल गेट कैंसल्ड, इट विल बिकम 1 पर सेकेंड। तो 1 पर सेकेंड, तो अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट है देन एंड द एरिया ऑफ टू प्लेट इज 1 centimeter square, then coefficient of viscosity is called 1 poise. The coefficient of viscosity of liquid is called 1 poise if tangential force of 1 dyne maintains the velocity gradient of 1 per second between two parallel layers of 1 centimeter square. अगर ऐसा है तो जो coefficient of viscosity है that will be called 1 poise. So we can also write this 1 poise, it is equal to 1 dyne centimeters per centimeter square second. Now in SI system this unit is Pascal second, which is also called Poiseuille, and it is noted by PL. Now let's discuss definition. Now coefficient of viscosity, the coefficient of viscosity of liquid is called 1 Poiseuille if tangential force of 1 Newton maintains a velocity gradient of 1 per second. यहाँ पे भी बच्चे वैसे ही कैलकुलेट 1 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय मीटर इज 1 पर सेकेंड बन जाता है, पर सेकेंड बन जाता है। द बिटवीन द टू पैरेलल लेयर्स ऑफ एरिया, यहाँ पे मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ, इट इज 1 मीटर स्क्वायर। सो this is called coefficient of viscosity 1 Poiseuille. So 1 Pascal second, this 1 Pascal second, it is also called 1 Poiseuille, it is equal to 10 poise. इसलिए इसको डेका पॉइस भी कहते हैं बेटा, डेका मीन्स 10। तो ये है बेटा यूनिट्स ऑफ coefficient of viscosity. Now we will study the Stokes law. Calculating Stokes law or discussing Stokes law, let's talk about the dimensional formula. तो डायमेंशनल फार्मूला मैं डराइव करके भी बता देता हूँ। वैसे इसका जो वैल्यू होता है वो होता है ml power -1 t power -1. Now we can calculate this formula using this given equation. F is equal to minus eta a dv upon dx. Since we are calculating dimensional formula for eta, माइनस साइन को निग्लेक्ट कर देते हैं, it is f divided by a dv upon dx. So what are the dimensions of this force mlt power -2? Area, it is distance square l square. Again beta, it is m0 lt power -1 divided by l. So this will get cancelled.
and our equation, this formula will become m l power, here is 1, here is 2, तो ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, +1 ऑलरेडी है तो ये बन जाएगा l पावर -1। ये t पावर -2 है ना, t पावर -1 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा +1, तो -2 ऑलरेडी है तो ये बन जाएगा m l पावर -1 t पावर -1। तो दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द coefficient of viscosity. So we will derive Stokes law using dimensional analysis. तो यहां पे बच्चों सपोज जो विस्कस फोर्स है, तो सपोज विस्कस फोर्स F ये डिपेंड करता है किन किन बातों पे, जैसे हम इसमें मानते हैं ना जो फैक्टर है, सपोज ये तो पता ही है ना हमें कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है ये ईटा पे, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, फिर रेडियस ऑफ स्फीयर जिस बॉल की हम बात कर रहे थे, और ये है उसका टर्मिनल वेलोसिटी v। अब हमें पता नहीं है इसका पावर कितना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक नंबर इसका पावर बना देते हैं। तो suppose its power is a and r power is b and in the same manner the power of v is c। क्योंकि ये प्रोपोर्शनैलिटी है तो we have to convert it into equation। So f is equal to, यहां पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हमने k ले लिया, दिस इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी v raised to power c, और इसको सपोज इट इज अवर इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पे हमें इसके डायमेंशंस लिख देते हैं पहले, तो उसको हम इंफॉर्मेशन को यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि हमें ये पता है और हम वैसे पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो we know that the dimension of f are, as we know it is ml t power -2 in the same manner for eta। Do you remember? आपको याद है? It is m l power -1 t power -1, that's right बेटा। r बेटा रेडियस एक किस्म का लेंथ ही है ना, तो इसका डायमेंशन में m0 है, l का वैल्यू 1 क्योंकि डिस्टेंस है, t का वैल्यू 0, तो सिर्फ इसका डायमेंशन हम बोल सकते हैं इट इज l ओनली। एंड इन द सेम मैनर द डायमेंशन ऑफ v राइट बिलो, सो डायमेंशन ऑफ v, जैसे वेलोसिटी का डायमेंशन कितना होता है m0, तो लिखा नहीं ना पावर 0 मैं उसको नहीं लिख रहा हूं, l t पावर -1। अब ये जो भी इंफॉर्मेशन है बेटा इसको 1 में इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं। तो पुटिंग तो हम यहाँ पे इस वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं। तो सबसे पहले f का जो हमने लिख रखा है उसको हमने f की जगह लिख दिया। k बेटा एक डायमेंशनल एनालिसिस का एक प्रॉब्लम है, वहां पे एक इसका लिमिटेशन है कि हम कांस्टेंट अननोन कांस्टेंट का वैल्यू हम नहीं पता कर सकते, इसीलिए हम इसको छोड़ देंगे, ये हम फाइंड आउट नहीं कर सकते इस मेथड से। अब ईटा का वैल्यू डाल देते हैं जिसकी डायमेंशन है ml power -1 t power -1 this raised to power a r l, साथ में इसका पावर b और v का l t पावर -1 and it's raised to power c। अब हम इनको सॉल्व करके लिखते हैं।
एक वैल्यू तो हम उसको रिपीट ही कर देते हैं, जैसे इसका तो सॉल्व करने का कुछ भी नहीं है। m फोर्स का डायमेंशन ml पावर t पावर -2 एंड तो बेटा फर्स्ट टर्म का पावर है ना, उसको a पावर a है जो हमने पिछले पेज में लिखा था, हम उसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। ml -1 t पावर -1 था ना, पावर a है, तो बेटा पावर का पावर एज वी नो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। ml t पावर -1 से मल्टीप्लाई करने पे -a बन गया, t पावर -1 था ना तो उसको भी a से मल्टीप्लाई करने पे -a। बेटा नेक्स्ट टर्म था l रेज टू पावर b, और लास्ट में बेटा l पावर c, t पावर -1 था ना तो ये -c। तो आफ्टर सॉल्विंग इट व्हाट इट विल बिकम, पहले तो इसको रिपीट कर देता हूं। अब m का पावर बेटा यहाँ पे है a की टर्म है m का, तो a ही रह जाएगा। l का पावर है यहाँ पे -a और यहाँ पे b, यहाँ पे c, तो बेटा ये सम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना तो इनका पावर प्लस हो जाएगा। ये एक सिंपल मैथमेटिकल रूल। t पावर बेटा -a है और -c, -a प्लस -c क्या होगा, -a -c। अब बेटा यहां पे हम कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग पावर या कंपेयरिंग, यहां पे हम कंपेयरिंग लिखा मैंने, ये हम डायमेंशंस कंपेयर कर रहे हैं। अब बेटा m का पावर क्या है यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या है a, तो यह आ गया a इज इक्वल टू 1। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सेकेंड इज -a प्लस b प्लस c, इट इज इक्वल टू अगेन बेटा l पावर 1, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। एंड लास्ट वन -a -c, इट इज इक्वल टू -2, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो यहां पे बेटा a का इक्वेशन नंबर 2 का वैल्यू डाल दो आप इक्वेशन 4 में, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4 we have तो यहां पे बेटा -a का बन गया -1, -c इज इक्वल टू -2, सो -c इज इक्वल टू -2 + 1, सिंपल, -1 को दूसरी तरफ लेके +1 हो गया, इट इज -1। तो -c इज इक्वल टू -1, देन c इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 5 से, इट इज इक्वेशन नंबर 5। नाउ अब c का वैल्यू आप और a का वैल्यू आप इक्वेशन 3 में डाल दो, तो फ्रॉम from equation 2 equation 5 and equation 3 we get, so what we get, we are substituting value, तो a का वैल्यू डाल दिया यहाँ पे, इट इज -1 प्लस b का वी डोंट नो येट प्लस c का वैल्यू 1, इट इज इक्वल टू 1। तो बेटा ये 1 इस तरफ ले जाएंगे -1 बन जाएगा, चलो पूरा लिख देता हूं मैं 1, ये बन गया -1, ये बन गया +1, तो ये बन गया 1। तो अगेन बेटा वी हैव गॉट द वैल्यू b एज अ 1। तो बेटा यहाँ पे इफ see carefully then it is a is equal to 1, b is equal to 1 and c is equal to 1। now अगला पार्ट इसका, अभी हमने वैल्यू a b c का कैलकुलेट कर लिया। अब ये वैल्यू जो है ना हम इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 we get, सो यहाँ पे हमारा इक्वेशन बनता है f इज इक्वल टू k
into eta power a. Since a is 1, that is eta. r power 1, v power 1, क्योंकि b a b c तीनों हमारे पास 1 है। अब ये हमारे पास बन गया फार्मूला, और यहाँ पे हम अपनी जो हमें वैल्यू पता है हम उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो वी नो दैट k इज इक्वल टू 6 पाई। वैसे k का ये जो वैल्यू है ना, ये होता है 6 पाई। तो f का वैल्यू बन गया f इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। तो यहाँ पे वैसे तो प्रूफ डायरेक्टली हम इसके +1 के सिलेबस के बियॉन्ड है, बट हमने डायमेंशनल एनालिसिस करके इसका प्रूफ बना दिया। एंड मेनी टाइम्स दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशंस, सो आपको ये आना चाहिए था। So this was all about this Stokes law. This was all about today's topic, that is viscosity and Stokes law. आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ आ चुके हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय मुनीश शर्मा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।